So hello friends and welcome to my channel again, that is Space Check with Sachin. So friends, पिछले हफ्ते और 17 दिसंबर को इसरो ने स्पेस में एक न्यू लीप दिया जिसका नाम था CMS-01 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। और ये एक कम्युनिकेशनल सैटेलाइट थी जिसको इसरो ने लॉन्च किया है और कोविड-19 के चलते ये इसकी सेकेंड लॉन्चिंग भी थी। और इसी लॉन्चिंग पर मैंने एक पिछले हफ्ते वीडियो भी अपलोड करी थी और उसको आप देख सकते जा कर के चैनल पे, या इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप चेक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया था कि जो ये कम्युनिकेशनल सैटेलाइट लॉन्च की जाती है इसका कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्या है, इसके पीछे की फिज़िक्स क्या है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को हम इसी पर बेस्ड टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन आखिर होता कैसे है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन आखिर होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिसमें मैंने ग्राउंड स्टेशंस बनाए हैं, दो ग्राउंड स्टेशन, पहला ग्राउंड स्टेशन 1 और दूसरा ग्राउंड स्टेशन 2। और इन दोनों के बीच की दूरी चलिए सपोज करते हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके कम्युनिकेशन कैसे होंगे। मान लीजिए एंटीना एक है और एक एंटीना ये है, तो इन दोनों के जो सिग्नल ट्रांसफ़र किए जाएंगे वो एक सैटेलाइट के जरिए किए जाएंगे। ये सैटेलाइट है हमारी और यहाँ का सिग्नल यहाँ से जाते हुए इस तरफ जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं हम लोग डीपली कि ये होगा कैसे। फ्रेंड्स, जो ये सिग्नल आप देख रहे हैं, ये सिग्नल जा रहा है, ये रेडियो वेव्स के रूप में जाता है। रेडियो वेव्स जानते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड जो है लगभग लाइट की स्पीड के इक्वल होती है और इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसलिए हम लोग इस वेव्स का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बारीकी में जाने के लिए कुछ फिज़िक्स भी है जिसको हमें समझना होगा। फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब कि ये वेव्स चलने के लिए किसी भी मीडियम का यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम होता नहीं है, ना वहाँ लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना कोई गैस है, इसलिए इस वेव का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जो एक एंटीना ये है और एक एंटीना ये, तो पहले हम लोग इन दोनों, एक सैटेलाइट का एंटीना है ये वाला, और पहले हम दोनों लोग इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन ये वाला हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, एक ग्राउंड स्टेशन से जो सिग्नल सैटेलाइट तक जाता है, जो सिग्नल ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक जाता है, उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो सिग्नल ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक जाता है उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग अपलिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड 6 गीगाहर्ट्ज़ होता है, 6 गीगाहर्ट्ज़। और फ्रेंड्स, जो सिग्नल सैटेलाइट के एंटीना से दूसरे ग्राउंड स्टेशन तक जाता है उसको हम लोग डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस वाले वेव की फ्रीक्वेंसी को अपलिंक फ्रीक्वेंसी और इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी को डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी। और जो डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है। फिर से रिपीट करते हैं हम, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ और जो नीचे आ रही है सिग्नल, यहाँ से एरो ड्रॉ कर देता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड 4 गीगाहर्ट्ज़ होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को अलग अलग क्यों रखा जाता है। जैसे मान लीजिए इसका 6 गीगाहर्ट्ज़ रखा गया और इसका 4 गीगाहर्ट्ज़ रखा गया, तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि 6 और 4 अलग अलग क्यों हैं। इसका बहुत ही बेसिक आंसर ये है कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई सिग्नल गया 6 गीगाहर्ट्ज़ का और यहाँ से भी कोई सिग्नल इधर वापस आ रहा है 6 गीगाहर्ट्ज़ का। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी हम लोग सेम रख दिए, ऊपर जाने वाले की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, नीचे वाले की भी सेम है। इधर से गया 6 गीगाहर्ट्ज़ का, उधर से गया 6 गीगाहर्ट्ज़ का। तो मान लीजिए यहाँ सिग्नल जा रहा है यहाँ तक आया और उधर का सिग्नल भी यहाँ तक आया, तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दोनों आने और जाने वाले की, तो दोनों सिग्नल आपस में टकरा जाएंगे और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। तो हमको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा सिग्नल क्या मैसेज दे रहा है, तो इससे हम दोनों टकराने के कारण हमारा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए दोनों आने और जाने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखी जाती है कि अगर मान लो
एक ही टाइम पे ग्राउंड स्टेशन से भी सिग्नल गया और एक ही टाइम पे सैटेलाइट का सिग्नल भी वापस आ रहा है, तो दोनों आपस में टकराए नहीं, दोनों अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी से, ऊपर जाने वाला 6 गीगाहर्ट्ज़ और नीचे आने वाला 4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से एक दूसरे से आर पार निकल जाएं। इसलिए दोनों की फ्रिक्वेंसी को अलग अलग रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये उठ सकता है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा क्यों रखा गया और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को कम क्यों रखा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपलिंक को 6 गीगाहर्ट्ज़ रखा गया था और डाउनलिंक को 4 गीगाहर्ट्ज़ रखा गया था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम लोग उल्टा भी तो कर सकते थे, ऊपर जाने वाले को 4 और नीचे जाने वाले को 6 भी तो रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा आप याद रखिए बात को कि ऊपर जाने वाला सिग्नल 6 गीगाहर्ट्ज़ का होता है और नीचे वापस आने वाला 4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग चंद्रयान 2 लैंडर का अगर एग्जांपल लें तो जो सिग्नल हमारे सेंटर से लैंडर तक पहुंच रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ की थी और वापस आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज़ की थी। तो आप समझते हैं कि ऊपर जाने वाले मतलब सैटेलाइट तक पहुंचने वाले सिग्नल को ज़्यादा क्यों रखा जाता है और वापस आने वालों को कम क्यों रखा जाता है। इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम कोई स्पेस क्राफ्ट या कोई सैटेलाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जितना संभव हो सके उतना सैटेलाइट को हल्का बनाया जाए, मतलब कि सैटेलाइट को छोटा से छोटा बनाया जाए और हल्का से हल्का बनाया जाए। तो इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि सैटेलाइट का जो एंटीना है वो छोटा रखा जाए, भले ही हमको ग्राउंड पे बड़े बड़े एंटीना क्यों ना लगाना पड़े, क्योंकि ग्राउंड पे तो हम चाहे जितना बड़ा एंटीना लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर सैटेलाइट पे बहुत बड़ा एंटीना लग जाएगा तो उसको लॉन्चिंग करने में दिक्कत आएगी। इसलिए सैटेलाइट में हमेशा छोटे एंटीना होते हैं और हमारी फिजिक्स ये कहती है कि जितना छोटा एंटीना होगा वो उतने ही बड़े सिग्नल्स को कैच करेगा। ये तो इसको दूसरी लैंग्वेज में समझें कि छोटे एंटीना होते हैं वो हमेशा बड़े बड़े सिग्नल को ही कैच कर पाते हैं, वो छोटे छोटे सिग्नल कैच नहीं कर पाते। लेकिन जो बड़े बड़े एंटीनास होते हैं वो बड़े बड़े सिग्नल्स तो कैच कर ही लेंगे, साथ में वो छोटे से छोटे सिग्नल को भी कैच कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो ऊपर जाने वाला सिग्नल है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ का है, मतलब बड़ा सिग्नल है वो, तो अगर हम वहाँ सैटेलाइट में छोटा एंटीना भी लगा देंगे तो वो आराम से इतने बड़े सिग्नल को कैच कर लेगा। इसीलिए ग्राउंड में बड़े बड़े जो है एंटीना लगाए जाते हैं, क्योंकि सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल कम मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए कम से कम वाले मैग्नीट्यूड को ढूंढने के लिए बड़े बड़े एंटीना ग्राउंड पे लगाए जाते हैं और बड़े बड़े जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैचअप करने के लिए सैटेलाइट पे छोटे एंटीने लगाए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों को डिफरेंस पे रखा जाता है और अपलिंक फ्रीक्वेंसी को हमेशा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा पे रखा जाता है। कहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आ गई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेरी गुड या एक्सीलेंट लिखिए, प्लस आप कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।